नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 27 मई 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला है द लॉन्ग शेडो ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल इन नेपाल। एक्चुअली हुआ ये है कि पिछले हफ्ते जो प्रेसिडेंट थी विद्या देवी भंडारी, उन्होंने फिर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व कर दिया था फ्राइडे को। और ये किसके कहने पे किया था? प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कहने पे किया था। और ख़ास बात यहाँ पे ये है कि एक अपोजिशन में एक ऐसा कॉलिशन बनता नजर आ रहा था जहाँ पे शायद कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन सकता था केपी शर्मा ओली के अलावा। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि शुरुआत से लेके अब तक ये जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेवरेबल रही है केपी शर्मा ओली की तरफ। तो शुरू से लेके एंड तक नेपाल की पॉलिटिक्स में अब तक क्या हुआ है उसके बारे में कुछ आप कह सकते हो, एक रिवीजन सा, एक झलक सी आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिखाई गई है। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका द वेराइंग पावर ऑफ हिंदुत्व। तो अभी हिंदुत्व की पावर से रिलेटेड अभी ये आर्टिकल्स डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं, काम के है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरली सिलेक्शन। तो यहाँ पे 18 प्लस के एज ग्रुप को जो वैक्सीन देने की बात की जा रही है, उसके रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि कैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु अपने यहाँ पे प्रायोरिटी वर्कर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस 18 से 44 के एज ग्रुप में वैक्सीन देने के लिए। चूँकि इतनी ज़्यादा वैक्सीन तो है नहीं कि आप सबको दे सको, ठीक है। तो इसमें भी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। और बड़ा फ़ायदा भी बताया जा रहा है इसका, चूँकि 60 साल से ज़्यादा के लोगों को वैक्सीन दी गई थी। और सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस के दौरान अगर आप तमिलनाडु में 60 से ज़्यादा की एज वाले लोगों को देखो तो उनको कोरोना उतना नहीं हो रहा है, यंग लोगों को कोरोना ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 60 प्लस वालों में इम्यूनिटी आ गई है वैक्सीनेशन की वजह से, तभी उनको कोरोना कम हो रहा है। तो यहाँ पे नेचुरली सिलेक्शन मतलब 18 से 44 वाले एज ग्रुप में प्रायोरिटी लोगों को आइडेंटिफाई करने की बात कही जा रही है वैक्सीन देने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पीरियस स्टेप्स। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर जो आए हैं वो नए प्लान वगैरह बना रहे हैं, उसके चलते यहाँ पे बहुत सी डिमांड्स उठ रही है उनको वापस बुलाने की। प्रफुल्ल पटेल हैं, ये बीजेपी के पॉलिटिशियन है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका रेफरेंस आपको दे दूंगा और फिर से एक छोटा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर एंड ऑफ द रोड फॉर इंडियाज जीएसटी। एक्चुअली में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है 28 मई को। 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे मिलेंगे। अब बात यहाँ पे ये है कि जो 31 रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे उसमें 17 रूलिंग बीजेपी के हैं या फिर उनके अलायंस पार्टनर, और बाकी 14 अपोजिशन के हैं। अब यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स जब मिल रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं देखना चाहिए, पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। टेक्निकली देखा जाए, आइडियली देखा जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आज की डेट में इकोनॉमी हो, टैक्स रेवेन्यूज़ हो, वैक्सीन को बांटना हो, नेशनल वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी हो, सब जगह पे पॉलिटिसाइजेशन चालू है। और ये पॉलिटिसाइजेशन लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो जीएसटी का मैकेनिज्म है जहाँ पे स्टेट्स केंद्र के साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, ये जीएसटी का मैकेनिज्म पूरी तरीके से केंद्र सरकार के फेवर में चला गया और स्टेट्स के अगेंस्ट हो रहा है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है। तो ऑथर जो पॉइंट्स दे रहा है उस पॉइंट्स को देखेंगे। आर्टिकल बहुत बड़ा है बट उसमें समझने की चीज़ें बहुत कम है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं लूजिंग द वे विद द मैप। एक्चुअली में एक कल्चरल मैपिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था 2015 में, जिसका नाम था द नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। ये नेशनल मिशन और कल्चरल मैपिंग पूरी तरीके से फेल हो चुका है, ऐसा बता रही है यहाँ पे ये वैष्णा जी। इनका नाम पूरा लिखा नहीं है यहाँ पे, बस इनकी ईमेल आईडी लिखी हुई है। तो इसी रिस्पेक्ट पे हम लोग बात करेंगे कि क्यों इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसको बहुत कम पैसा एलोकेट किया जाता है। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जब नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग करती है तो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग में सब कुछ खिचड़ी सी पका देती है, सारी भीड़ सी बना देती है प्रोग्राम्स की, और एक्चुअली में ऑन ग्राउंड होता कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में ये जो पॉइंट्स बता रही हैं इनको देखेंगे। थोड़े बहुत एक और स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं एक और आर्टिकल में, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत से आर्टिकल्स पहले डिस्कस किए हैं तो अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। तो टोटल 5 आर्टिकल्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि थोड़े से अलग हैं, अलग आर्टिकल्स पर बाकी आर्टिकल से। जो मैं 1-2 बार पढ़ा देता हूँ दूसरी जगहों पे, उनको मैं फिर से रिपीट नहीं करता। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे जो लक्षद्वीप वाला मुद्दा है इसको एक बार डिस्कस कर लेना, और रीज़न बीइंग कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, सवाल में आ सकता है। और मैंने पहले वीडियो बना रखी तो पता नहीं हो सकता कुछ लोगों ने ना देखी, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप फेल कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। सही लगे तो मैं वीडियो बना के उनके सॉल्यूशंस बताऊँगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए।
यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो लॉन्ग शेडो ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल इन नेपाल with uncertainty set to continue, India needs to remain politically engaged with all political actors। भैया यहाँ पे इसको कहानी की तरह सुनो। पिछले हफ्ते फ्राइडे को प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व कर दिया। किसके कहने पे किया? केपी शर्मा ओली के कहने पे। और अब जो नए इलेक्शंस हैं वो अनाउंस किए गए हैं 12 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर फाइनली नवंबर। इस समय तक ऑफिस में कौन रहेगा? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा? तो वो रहेंगे केपी शर्मा ओली। एक फुल फ्लेज्ड सरकार भी नहीं है नेपाल के अंदर। और ये बात इसलिए भी इतनी प्रिकेरियस हो जाती है कि नेपाल में कोविड-19 बहुत फैल रहा है। तो मतलब वहाँ पे कोविड-19 को केसेस को रोकने के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए सरकारें आपस में गठबंधन करके एक प्रॉपर लीडरशिप भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं। और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिस्टिक टाइप का बैटल चल रहा है जिसको हेड कर रहे हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली 2017 के इलेक्शंस के बाद पावर में आए। ठीक है भाई, ये इलेक्शंस 2015 के संविधान के अंदर हुए थे। इनकी जो पार्टी थी जिसका नाम था CPNUML, ठीक है, फुल फॉर्म इसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ठीक है, तो ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी है। तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी ने 2017 के इलेक्शन में 121 सीटें जीती थी। और मॉयस सेंटर वाले अगर पार्टी को मिला लो तो 53 सीटें थी उसकी। तो CPNUML और मॉयस ने मिलके टोटल मेजॉरिटी हासिल कर ली 275 स्ट्रॉन्ग हाउस में। ठीक है भाई। और आप देखोगे मॉयस सेंटर जो था कम्युनिस्ट पार्टी का, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ये यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थी, इन दोनों ने मिलके 2018 में एक गठबंधन बना लिया जिसको बोला गया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये गठबंधन ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला था नहीं। इस समय पे इंडिया के साथ रिश्ते ठीक थे। वैसे तो मिस्टर केपी शर्मा ओली को काफ़ी हद तक एंटी इंडियन समझा जाता था अपने स्टैंस में, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप देखोगे कि केपी शर्मा ओली ने इंडिया में विजिट की, हमारे प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं नेपाल में विजिट करने को गए, तो लगा कि हाँ भाई रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। लेकिन बाद में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। मिस्टर केपी शर्मा ओली की ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी सामने आनी शुरू हुई। जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था बाकी लीडर्स के साथ वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आने लगा। ये जो मॉयस्ट लीडर्स थे जो कि 53 पार्लियामेंटेरियंस को लेके आए थे जिसका नाम था पुष्प कुमार दहल, जिनको प्रचंड भी कहा जाता है नेपाल के अंदर। फिर जो केपी शर्मा ओली की पार्टी का जो यूएमएल फैक्शन था, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फैक्शन, इसके जो लीडर्स थे जैसे कि माधव कुमार नेपाल, झलक कुमार कमल, ये सब भी कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली से धीरे धीरे नाराज होने लगे। पुष्प कमर दहल प्रचंड की तरफ जाने लगे। और ये जो डिफरेंसेस थे इन लीडर्स के बीच में ये बढ़ते चले गए। एक समय पे ऐसा भी था कि भाई केपी शर्मा ओली ने बोल दिया था कि भाई ठीक है, कुछ समय के लिए ये जो पुष्प कमर दहल प्रचंड है ये भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बाद में ओली ने बोला कि नहीं भाई, प्रधानमंत्री तो मैं ही रहूंगा, ये नहीं बनेंगे। तो इसके चलते यहाँ पे पुष्प कमल दहल प्रचंड ने बोला कि ठीक है, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है केपी शर्मा ओली को तो बने रहो, लेकिन एक काम करो, ये जो आप को चेयरमैन बने हुए हो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के, इसके को चेयर मत बने रहो, ये हमें बनने दो। लेकिन ये भी तैयार नहीं थे केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली सारी सीटें अपने हाथ में रखना चाहते थे। और अब इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी नेपाल की। नेपाल के लोग इरिटेट हो रहे थे। केपी शर्मा ओली को पता था कि ऐसा कोई मुद्दा चाहिए जिस मुद्दे के दम पे नेपाल की जनता को भटकाया जा सके और अपने पीछे सपोर्ट लाया जा सके। तो 2019 के एंड में ये काला पानी वाला मुद्दा उठा दिया नेपाल ने। उस समय पे हुआ ये था कि इंडिया ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा था। उसके लिए नए नक्शे रिलीज किए थे। अभी इस नए नक्शों में काला पानी वाले मुद्दे को उठा के नेपाल ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो हमारा इलाका है, इंडिया इसको कब्जा के बैठा है। पिछले साल ये मुद्दा काफी न्यूज में था, आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई थी, मैंने भी बनाई थी उसके ऊपर वीडियो। तो अब इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं नेशनलाइज कर दिया इशू को। और यहाँ पे केपी शर्मा ओली एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट के साथ नेपाल के लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे और कुछ समय के लिए इस चीज में ये सक्सेसफुल भी रहे। अब उस समय पे अगर आप देखो तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ, अब देखिए इंडिया अपने काला पानी के इलाके को तो दे नहीं देगा नेपाल को खुश करने के लिए, वो इलाका हमेशा से हमारे पास है। 1947 में जब ब्रिटेन आज़ाद, मतलब इंडिया से ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन से इंडिया जब आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन छोड़कर चला गया था, तो काला पानी के इलाका ब्रिटेन के पास था, बाद में वो हमारे पास आ गया। तो किसी पुरानी ट्रीटी के बेसिस पे यहाँ पे नेपाल कह रहा है कि नहीं भाई, ये हिस्सा तो हमारा है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मई 2020 में 75 किलोमीटर की रोड
इनॉग्रेट कर दी, जो कि काला पानी से गुजरती थी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। तो फिर ओली साहब ने चिल्लाना शुरू कर दिया, नया मैप नया मैप। ये जो नया मैप था नेपाल का, जिसमें इंडिया की टेरिटरी नेपाल की टेरिटरी दिखाई जा रही थी, उसको अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए और इंटरनेशनल एजेंसीज के पास भेज भी दिया गया, गूगल के पास भेज भी दिया गया कि ये तो हमारा इलाका, अपने मैप बदलो। तो कहीं ना कहीं इस समय पे इंडिया और नेपाल के रिश्ते बहुत खराब हुए। हालांकि इंडिया ने इस समय पे काफ़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई और चुप रहे। रीज़न बीइंग कि इंडिया जानता था कि ये केपी शर्मा ओली क्यों कर रहे हैं। एट द वेरी सेम टाइम जो चाइना था, चाइना के डिप्लोमेट्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे नेपाल के इस इंटरनल फ्यूड्स में। आपको पता भी है कि चाइना की जो एम्बेसडर थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक्टिवली पुष्प कुमार दहल से भी मिल रही थी, केपी शर्मा ओली से भी मिल रही थी और उनके बीच में बैक एंड से कुछ मांडवली निगोशिएशंस कराने की कोशिश कर रही थी और शुरुआत में वो सक्सेसफुल भी रही थी निगोशिएशंस कराने में। बाद में निगोशिएशंस पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गए। अब अगर आप बात करो तो यहाँ पे प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल की, कहीं ना कहीं उनका एक आप कह सकते हो कि न्यूट्रल स्टैंड नहीं रहा है। एज अ प्रेसिडेंट शी वॉज द सेवियर ऑफ नेपाल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि सही तरीके से प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने यहाँ पे काम नहीं किया है। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी केपी शर्मा ओली की क्लोज कॉमरेड रही हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में। इनके हस्बैंड थे मदन भंडारी। मदन भंडारी के डिमाइस के बाद कार एक्सीडेंट में मदन भंडारी की मृत्यु हो गई थी। मदन भंडारी यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लीडर के पार्टी के लीडर थे, यूएमएल के। तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के प्रेसिडेंट बनने में मिस्टर केपी शर्मा ओली का सपोर्ट रहा है। तो इसके चलते यहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि विद्या देवी भंडारी केपी शर्मा ओली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और इसीलिए एक समय ऐसा था जब पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल की पार्लियामेंट में इस बात की प्लानिंग कर रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट, उसको हटा देंगे। केपी शर्मा ओली को इस बात का शक हो गया कि हाँ भाई सच में कुछ ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है और केपी शर्मा ओली को यह भी लग गया था कि इस बार ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा और मुझे हटा दिया जाएगा मेरी सरकार से। इसीलिए मिस्टर केपी शर्मा ओली दौड़ते हुए प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के पास गए और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने 20 दिसंबर को ये जो लोअर हाउस थी नेपाल की, इसको डिसॉल्व कर दिया और बोला कि नए इलेक्शंस अप्रैल और मई में। सोचिए उस समय पे बिना किसी निगोशिएशंस के, बिना किसी बातचीत के, बिना चीज़ों को गिने प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व ही कर दिया। किसके कहने पे? केपी शर्मा ओली के कहने पे। क्यों? क्योंकि ये बचाना चाहते थे। देखिए, अगर इस समय पे कोई प्राइम मिनिस्टर है और अगर आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हो तो जब तक अगली पार्लियामेंट नहीं चुन जाती, नेपाल की पॉलिटिक्स में, नेपाल की पार्लियामेंट में जो पहले प्राइम मिनिस्टर था वही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा। तो वहां पे केपी शर्मा ओली केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। अभी जो डिसॉल्व किया है ना, उसमें भी केपी शर्मा ओली केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। वो कैसे रहेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। अब इस समय पे ये सब चीज़ें हो रही थी, जब नेपाल की प्रेसिडेंट ने उनकी लोअर हाउस को डिसॉल्व किया, तो जब इंडिया से स्टैंड पूछा गया नेपाल के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया ने जवाब दिया कि भैया ये नेपाल का इंटरनल मैटर है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन चाइना लगातार वहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहा था। इंटरफेरेंस में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बात करके, कहीं ना कहीं आपस में मंडवली करके नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स में चाइना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहता है। अब इसके अगर आप आगे देखो, अब ये जो दिसंबर में ये लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डिसॉल्व किया गया था प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई थी और ये जो 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, इसने 23 फरवरी में बोला कि हाउस को रिस्टोर करो। तो भैया हाउस रिस्टोर हो गया। लेकिन अब ये जो गठबंधन हुआ था ना, सीपीएन यूएमएल, ये जो प्रचंड की ओली की पार्टी थी और जो मॉइस्ट फैक्शन था आपका, क्या नाम से, इसके गठबंधन को यहाँ पे तोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब केपी शर्मा ओली के पास यहाँ पे कोई भी मेजॉरिटी नहीं थी। ठीक है भाई। अब कहीं ना कहीं मिस्टर केपी शर्मा ओली की जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो कि अब केपी शर्मा ओली के साथ नहीं थे, जैसे माधव कुमार नेपाल हो गए। तो अब बहुत सारे इंटरनल डिसेंशंस यहाँ पे आके खड़े हो गए थे। मिस्टर केपी शर्मा ओली को पता था कि अपनी मेजॉरिटी पा पाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो थोड़े बहुत, अच्छा ये भी पता था मिस्टर केपी शर्मा ओली को कि जो अपोजिशन है ये अपने आप में से कोई, आप कह सकते हो, वाइबल अल्टरनेटिव नहीं चुन सकता, और ये बात बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखोगे कि केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो अपोजिशन है ना, वो भी प्रधानमंत्री की पोस्ट पे शुरुआत में डिसाइड नहीं कर पा रहा था।
तो प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी को मौका मिल गया। उन्होंने अंडर आर्टिकल 76 क्लॉज 3 ऑफ नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन केपी शर्मा ओली को यहाँ पे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर मेजॉरिटी प्रूव करनी थी। मेजॉरिटी वो प्रूव कर नहीं पाएंगे, ये बात उनको बहुत अच्छी तरीके से पता थी। ठीक है, अब शायद प्लान शुरुआत से कुछ ऐसा ही था कि चूंकि अपोजिशन भी यहाँ पे कोई मेजॉरिटी नहीं साबित कर पा रहा और लीडर नहीं चुन पा रहा और केपी शर्मा ओली भी अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पा रहे, तो प्लान कुछ ऐसा रहा होगा कि केपी शर्मा ओली ने विद्या देवी भंडारी से बोला होगा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करो और 1 महीने के अंदर अंदर तुम एक काम करना, इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को फिर से डिसॉल्व कर देना, तो मैं फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना रहूंगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। हुआ ये कि भाई प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने केपी शर्मा ओली को एज प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया और बोला कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर अपनी मेजॉरिटी साबित करो। अब यहाँ पे र्यूमर्स ये बन रहे थे कि जो एनसी के लीडर हैं शेर बहादुर देवबा को 149 मेंबर्स का सपोर्ट मिलता नजर आ रहा था, जिसमें 49 मॉइस्ट थे, 26 यूएमएल डिसिडेंट्स थे जो कि कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट खड़े थे, 12 जेएसपी पार्टी के थे। तो यहाँ पे ओली को लगा कि शायद एक कोई ऐसा लीडर सामने आके खड़ा हो सकता है जो कि थे शेर बहादुर देवबा, जो यहाँ पे मेजॉरिटी प्रूव कर ले जाएगा। अब केपी शर्मा ओली थोड़ा डर गए। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बना दिए गए थे, 30 दिन के अंदर उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी थी, बट यहाँ पे केपी शर्मा ओली को दिखने लगा कि ये शेर बहादुर देवबा यहाँ पे आप कह सकते हो लीडर बन सकता है। तो हुआ ये कि मिस्टर केपी शर्मा ओली यहाँ पे दौड़ते हुए गए किसके पास, विद्या देवी भंडारी के पास, और बोला कि देखो मेरे पास 153 सपोर्टर है, जिसमें 121 यूएमएल है और 32 जेएसपी हैं, और इन 153 सपोर्टर्स के बेसिस पे मैं अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पा रहा हूँ। एक काम करिए, आप इस हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए, फिर से इलेक्शन अनाउंस करिए। अब ये जो 153 सपोर्टर्स की लिस्ट दी केपी शर्मा ओली ने विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट को, इन 153 लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट खड़े हुए थे। तो यहाँ पे विद्या देवी भंडारी जो कि प्रेसिडेंट है नेपाल की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो ऑफिशियली यहाँ पे मेजॉरिटी प्रूव करवाती ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस केपी शर्मा ओली की, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि डिसॉल्व कर दिया हाउस को। मतलब कि एक ये जो चांस बन रहा था कि शेर बहादुर देवबा जो कि एनसी के लीडर हैं, नेपाली कांग्रेस के लीडर हैं, ये शेर बहादुर देवबा शायद यहाँ पे सरकार बना ले जाते हैं। लेकिन जब केपी शर्मा ओली को ये पता चला कि ये बंदा सरकार बना लेगा, केपी शर्मा ओली गए और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी से बोला हाउस डिसॉल्व करो। विद्या देवी भंडारी ने बिना किसी आप कह सकते हो कि वेरिफिकेशन के यहाँ पे उन्होंने हाउस को डिसॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि विद्या देवी भंडारी के ऊपर भी यहाँ पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि केपी शर्मा ओली को सपोर्ट कर रही है। नेपाल की पॉलिटिक्स इस हद तक अनस्टेबल हो चुकी है कि 2008 से लेके अब तक बहुत अलग अलग प्रधानमंत्री आ चुके हैं नेपाल में। 3 तो नेपाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं, एक थे जीपी कोइराला, एक थे सुशील कोइराला, एक शैल कुमार दोहबा। 2 मॉइस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, प्रचंड और बाबूराम भट्टारिया, और 3 यूएमएल के प्राइम मिनिस्टर्स बन चुके हैं। ठीक है, जिसमें से एक तो आप कह सकते हो माधव कुमार नेपाल, एक खन्ना और एक केपी शर्मा ओली है। कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हो कि केपी शर्मा ओली ही अब यहाँ पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और नवंबर में इलेक्शंस रखे गए हैं। मतलब कि एक कहते हैं ना कि स्टेबल पॉलिटिक्स का यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है, जैसे तैसे करके कुर्सी पे बैठे रहना है, चाहे आपकी मेजॉरिटी हो चाहे आपकी मेजॉरिटी ना हो। तो अब केपी शर्मा ओली के दिमाग में ये हो गया कि चलो 12 से 18 नवंबर इलेक्शन, तब तक मैं तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना ही हुआ हूँ, तब तक दिमाग लगाएंगे कि कैसे पेच लगा के फिर से हम यहाँ पे आगे प्राइम मिनिस्टर बन सकें। तो इस पूरे प्रोसेस में कोविड-19 जो फैल रहा है नेपाल के अंदर, उसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक होकर कुछ करें, वो कुछ नहीं, यहाँ पे सब अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। तो ये था नेपाल की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। नेचुरली सिलेक्शन प्रायोरिटाइजिंग द वल्नरेबल इन कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर 18+ ग्रुप इज एसेंशियल। देखिए यहाँ पे कुछ खास नहीं बोला जा रहा है। कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात की जा रही है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आपको एंटायर पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं वैक्सीनेट करना पड़ेगा ताकि लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ जाए, लेकिन हम हर्ड इम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा दूर हैं, क्योंकि सप्लाई कंसिडरेशंस आ गए हैं। भाई वैक्सीन उतनी है ही नहीं तो लोगों को वैक्सीन दोगे कहाँ से। अब जब आपके पास वैक्सीन देने के लिए नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वैक्सीनेशन के फायदे के रिस्पेक्ट में एक स्टैटिस्टिक्स दिया है। तमिलनाडु में वो लोग जो कि 60 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र थी,
इन लोगों में वैक्सीनेशन दिया गया था, प्रायोरिटी एज ग्रुप था 60 साल प्लस। अभी 60 साल से ज़्यादा वाले लोग कम इन्फेक्ट हो रहे हैं आपके कहाँ पे, कोविड-19 की सेकेंड वेव में। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि वैक्सीनेशन का कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन में तमिलनाडु में 60 प्लस एज ग्रुप कम इन्फेक्ट हुआ है, यंग एज ग्रुप ज़्यादा इन्फेक्ट हुआ है। सो दैट मीन्स ये 60 प्लस एज ग्रुप के अंदर वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी आ गई है, इसलिए यंग एज के लोग यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे सरकार ने 18 से 44 एज ग्रुप वालों के लिए भी वैक्सीनेशन खोल दिया है, तो प्रायोरिटी यहाँ पे सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मतलब प्रायोरिटी मतलब इस 18 से 44 के एज ग्रुप में भी आपको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिनको आप पहले वैक्सीनेट करो और किनको बाद में वैक्सीनेट करो। तो पहले वैक्सीनेट करने वाले में वो लोग आ सकते हैं जो बैंकों में काम करते हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में काम करते हैं, उनको वहाँ सब जगह जाना है। डिलीवरी एजेंट्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ हो गया, स्टोर वर्कर्स हो गए, वेंडर, लॉयर, जर्नलिस्ट, इस प्रकार के लोग जो अक्सर कर बहुत ज़्यादा दूसरों से मिलते हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रायोरिटी स्टेज पे देना चाहिए। बहुत सारे स्टेज में फ्री वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है 18 प्लस एज ग्रुप का। केरला में शुरू हो रहा है, कर्नाटका में शुरू हो रहा है, तमिलनाडु में शुरू हो रहा है। तो केरला ने बोल दिया है कि 18 से 44 के एज ग्रुप में जिनको कोई दूसरी बीमारी है, डिसेबिलिटी है, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले 43 कैटेगरीज ऑफ फील्ड स्टाफ को यहाँ पे पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा। कर्नाटका ने भी ऐसे 18 कैटेगरी ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई किया है 18 प्लस एज ग्रुप में। तमिलनाडु ने भी एक ऐसी लिस्ट निकाली है जहाँ पे डिसेबल्ड, वेंडर, ई कॉमर्स स्टाफ, फार्मेसी, ग्रॉसरी स्टोर स्टाफ, वो लोग जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम करते हैं, स्कूल कॉलेज टीचर, मीडिया पर्सन्स, ये सब लोगों को प्रायोरिटी कैटेगरी में डाला है ताकि 18 से 44 के एज ग्रुप में जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको पहले वैक्सीन मिले, जिनको थोड़ी कम ज़रूरत है उनको बाद में भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। अब कुल मिला के आप यहाँ पे देखोगे कि इस पूरे पैंडेमिक में सेंटर ने काफ़ी शुरुआत में स्टेप्स लिए, लेकिन अब यहाँ पे ये जो प्रायोरिटी कैटेगरीज हैं ये स्टेट वाइज राज्य की सरकारें डिसाइड कर रही हैं। होना ये चाहिए कि केंद्र की सरकार को भी अपनी खुद की एक प्रायोरिटी लिस्ट निकालनी चाहिए 18 से 44 के एज ग्रुप वाले लोगों के लिए। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि बहुत से स्टेट्स में लॉकडाउन लगाए, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कोरोना की सेकेंड वेव की जो इन्फेक्शन है वो थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन सप्लाई को बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाए, ताकि जो वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, जो हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन पे हैं, इतने जितने मतलब ज़्यादातर लोगों को जितनी जल्दी वैक्सीन दे दो उतनी जल्दी आप कह सकते हो कि मास इम्यूनाइजेशन होगा, लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। ये अलग अलग बातें कही गई हैं इस आर्टिकल में। बस एक काम की बात है, काम की बात ये है कि ये जो 18 से 44 वाला जो एज ग्रुप है, इस 18 से 44 वाले एज ग्रुप में भी आपको प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब आप अब वॉक इन वाला सिद्धांत यहाँ पे नहीं अपना सकते कि भाई 18 से 44 के एज ग्रुप का कोई भी आदमी आके वैक्सीन लगवा सकता है। 60 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है इस एज ग्रुप में और सबके लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जब सबके लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो बेटर यही रहेगा कि आप पहले प्रायोरिटी सेट करो कि इस एज ग्रुप में कौन जाके पहले वैक्सीन लगा सकता है। अब केंद्र सरकार यहाँ पे प्रायोरिटी सेट नहीं कर रही, उसका सिंपल रीज़न है, अगर केंद्र की सरकार यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करने लगेगी तो सब बोलेंगे कि जब आपको प्रायोरिटी सेट करनी थी तो आपने 18 से 44 के एज ग्रुप सबके लिए क्यों खोला वैक्सीनेशन। तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉलिटिकली डिफीटिंग हो जाएगा केंद्र सरकार के लिए। लेकिन राज्य की सरकारें ग्राउंड लेवल पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही हैं, तो ये राज्य की सरकारें प्रैक्टिकल तरीके से, खासकर केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसी सरकारें प्रैक्टिकल तरीके से ये आइडेंटिफाई कर रही हैं कि इस 18 से 44 के एज ग्रुप में वो कौन से लोग हैं जिनको पहले वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। तो बैंकों में काम करने वाले लोग, इनके स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग जिनको रेगुलरली बाहर निकलना पड़ता है, इनको तो देखो वैक्सीनेट करना ही पड़ेगा। ग्रॉसरी स्टोर में काम कर रहे हैं, ऐसी कोई भी इंसान जो लोगों से मिल रहा है उसको पहले वैक्सीनेट करना ज़रूरी है। और ये आइडेंटिफिकेशन जो राज्य की सरकार कर रही है इसको केंद्र की सरकार को पहले ही कर देना चाहिए था। बस यही बोल रहा था ये आर्टिकल। अगली बात करते हैं, imperious missteps, center should recall the Lakshadweep administrator and drop his ill-conceived plans। अभी इसके रिस्पेक्ट में मैं पहले ही पूरी वीडियो आपको बना के दिखा चुका हूं। वीडियो कहाँ है तो आप ये देखिए, सेव लक्षद्वीप कैंपेन। सेव लक्षद्वीप कैंपेन में मैंने आपको टोटल समझा दिया था कि कैसे ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं आपके प्रफुल्ल पटेल, इन्होंने एक आप कह सकते हो कहर सा ढा दिया लक्षद्वीप के लोगों के ऊपर। ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लो जाके। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे रीकैप बता दे रहा हूँ आपके रिवीजन के लिए। लक्षद्वीप 36 आइलैंड्स का एक आर्किपेलागो है।
टोटल इसका इलाका है 32 स्क्वायर किलोमीटर्स का और अरेबियन सी में ये पड़ता है। ये सब तो खैर बहुत ही हलवा टाइप की बातें आपको पता ही होगा। प्रफुल्ल के पटेल जो कि एक गुजरात के बीजेपी पॉलिटिशियन है, पहले गुजरात में ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया। सबसे अजीब बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादातर जो सीनियर आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। बहुत दिन बाद एक पॉलिटिशियन को सीधे सीधे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया, कोई बात नहीं। लक्षद्वीप की आबादी देखी जाए तो लगभग 70,000 की इनकी आबादी है। ये जो ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन है 2021 जो कि अभी लक्षद्वीप में लेके आया गया है, ये एडमिनिस्ट्रेटर को यानी प्रफुल्ल पटेल को पूरी ताकत देता है कि किसी भी इंसान का लैंड ले सकते हैं, पीपल्स को रीलोकेट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है उसके लिए थोड़ा कंपनसेशन देंगे, लेकिन लैंड एक्विजिशन की ताकत यहाँ पे मिल गई है। अब ये लैंड एक्विजिशन आइलैंडर्स को पसंद नहीं आ रहा है। जिस आइलैंड पे, जिस ज़मीन पे वो अपना घर बना के रह रहे हैं, अगर वो ज़मीन उनसे छीनोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोटेस्ट करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वहाँ पे बीफ खाया जाता है, ठीक है। अब ये बीफ खाना लक्षद्वीप के लोगों के कल्चर में है। 96% वहाँ की आबादी मुस्लिम है। अब ये बीफ के खाने के ऊपर बैन लगाया जा रहा है, तो इस बात पे लोग कहीं ना कहीं अगेंस्ट एजिटेशन कर रहे हैं। ओके, और अगर ये फूड हैबिट्स नहीं बदली तो हो सकता है 7 साल जेल में सजा भी काटनी पड़ जाए। तो लोगों को और गुस्सा आ रहा है कि भाई हमारी फूडिंग हैबिट्स के साथ इंटरफेयर कर रहे हो और हम खाएंगे तो 7 साल की जगह, ये कौन सा लॉजिक है। फिर यहाँ पे वो लोग जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो पंचायत इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, इस बात पे लोग नाराज़ हैं। फिर वहाँ पे गुंडा एक्ट लेके आया गया और गुंडा एक्ट के चलते किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को 1 साल तक बिना किसी वजह की जेल में रखा जा सकता है। अब लक्षद्वीप एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है, वहाँ ज़्यादा क्राइम नहीं होता है, और उसके बाद भी अब वहाँ पे गुंडा एक्ट जैसे खतरनाक एक्ट लाओगे, लोग नाराज़ होंगे। फिशिंग कम्युनिटीज़ के लाइवलीहुड पे बात आ गई। इनके जो शेड्स थे कोस्टल एरिया में, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। ये जो फिशिंग कोस्टल शेड्स थे, इसमें ये जो मछुआरे थे ये अपनी नाव रखते थे, इन्हीं कोस्टल शेड्स में ये मछुआरे अपना नेट वगैरह डालते थे मछलियों का। इस शेड को तोड़ दिया गया है। ऐसा बोला एडमिनिस्ट्रेशन ने कि दिस शेड इज अ वायलेशन ऑफ कोस्ट गार्ड एक्ट। कहीं ना कहीं वायलेशन था, बट पहले ये शेड्स बने हुए थे और एक एक्सेप्शन दिया गया था फिशरमैन को, ठीक है भाई तुम शेड बना सकते हो। अब ये शेड तोड़े जा रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल साहब जो कर रहे हैं उसके चलते लक्षद्वीप में एक आतंक सा मचा हुआ है। लक्षद्वीप के लोग यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं। अब मिस्टर प्रफुल्ल पटेल कंट्रोवर्सीज के लिए बहुत माने जाते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही एक मुकेश अंबानी के घर के बाहर से एक गाड़ी मिली थी जिसमें कुछ बॉम्ब से रिलेटेड मटेरियल पाया गया, तो उस न्यूज़ को मैंने कवर किया था। उसी समय पे आप देखोगे कि एक न्यूज़ आ रही थी कि दादरा एंड नागर हवेली के एमपी मोहन देलकर साहब ने सुसाइड कर लिया था। और आप देखोगे 7 टाइम दादरा एंड नागर हवेली के एमपी थे ये। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ी पोस्ट होती है, कोई छोटी मोटी चिल्लर पोस्ट नहीं होती। अभी इस एमपी के सुसाइड नोट में प्रफुल्ल पटेल का नाम था। तो मतलब प्रफुल्ल पटेल पहले भी कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं। ओके, और ये पहले ऐसे पॉलिटिशियन है जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बने। और जिस प्रकार से ये लक्षद्वीप के लोगों की ना बातों को सुन रहे हैं, ना ही उनकी प्रायोरिटीज को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मेजर्स को आर्बिट्रेरी देखा जा रहा है। लोग अगेंस्ट एजिटेशन कर रहे हैं, बट इससे प्रफुल्ल पटेल को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे एक और डर है कि शायद लक्षद्वीप में कॉमर्शियल इंटरेस्ट पेनिट्रेट कर रहे हैं। शायद लक्षद्वीप में बड़े बड़े कॉरपोरेट्स लैंड ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। हो सकता है वो लैंड ऑक्यूपाई करके उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी टाउनशिप बना दें, फ्लैट बना दें, विला बना दें, और फिर मुंबई दिल्ली के करोड़पति लोग वो विला ले लें और भाई छुट्टियों में फिर लक्षद्वीप चले जाएं छुट्टी मनाने के लिए। तो इस प्रकार का हो सकता है कोई प्लान बैकग्राउंड में चल रहा हो, लेकिन इससे ऑब्वियस सी बात है लक्षद्वीप के लोग नाराज होंगे। और यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने इस न्यूज़ को उठाया। राज्यसभा के मेंबर केरला से केसी वेणुगोपाल ऑफ कांग्रेस और एलामरम करीम ऑफ सीपीआई मार्क्सिस्ट, तो इन दोनों ने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है कि भाई ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल, इनको वापस बुलाओ। ये कहीं ना कहीं लक्षद्वीप के लोगों की लाइफ के साथ ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं। लक्षद्वीप में और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि पहले जब लक्षद्वीप में आप जाओगे तो वहाँ पे 14 दिन का क्वारंटीन था, लेकिन अब वो 14 दिन का क्वारंटीन हटा दिया गया। अगर आप नेगेटिव आरटीपीसीआर लेके जाते हो तो आप सीधे लक्षद्वीप में जाके टूरिज्म कर सकते हो। 2020 में सोचिए जब पूरे देश में कोरोना फैल रहा था तो लक्षद्वीप में कोरोना नहीं पहुंचा था, लेकिन अब 1000 से ज़्यादा केसेस भी लक्षद्वीप में हो चुके हैं कोरोना वायरस के। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ ली हैं वहाँ पे सरकार ने, जिसके चलते जो लक्षद्वीप के लोग हैं वो काफ़ी यहाँ पे नाराज़ हैं। देखते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या होता है आगे, किस हद तक यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल काम कर पाते हैं। ऑब्वियस ही बात है बिना सरकारी सपोर्ट के, केंद्र सरकार के सपोर्ट के ज़्यादा दिन तक यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे आपके प्रफुल्ल पटेल साहब। और वो जो भी कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के करने पे ही कर रहे होंगे।
एक एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रूल नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करते हैं द एंड ऑफ द रोड फॉर इंडियाज जीएसटी। द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज द इरोजन ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रस्टवर्दीनेस बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा आर्टिकल, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लिख दिया गया, बट बहुत सिंपल विल पॉइंट्स है। 43rd मीटिंग हुई है जीएसटी टैक्स काउंसिल की, होनी है 28 मई को। 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे 16 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं। इन 31 रिप्रेजेंटेटिव्स में 17 बीजेपी के या उनकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के, और बाकी 14 अपोजिशन के। अब यहाँ पे भले ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, इसको पॉलिटिकल तरीके से नहीं देखना चाहिए कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, कौन से के नहीं है, बट पॉलिटिकल से तरीके से देखा जा रहा है। एक्चुअली इंडिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप पॉलिटिक्स से सेग्रीगेट करके देख पाओ। ओके, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो भाई 14 मेंबर्स नॉन बीजेपी ग्रुप के, 17 मेंबर्स यहाँ पे बीजेपी ग्रुप के। एक और खास बात बताई जा रहा है कि ये जो नॉन बीजेपी और बीजेपी ग्रुप है, ये ऑलमोस्ट 50-50% आप कह सकते हो कि देश की आबादी को देखता है। लेकिन जो नॉन बीजेपी वाला ग्रुप है ना, ओवरऑल 60% ऑफ द जो जीएसटी रेवेन्यू है ना, वो इन नॉन बीजेपी ग्रुप वाले स्टेट से आते हैं। और लगभग 63% ऑफ कंट्रीज जीडीपी ये नॉन बीजेपी वाले ग्रुप से आती है। जैसे महाराष्ट्र नॉन बीजेपी स्टेट है, केरला यहाँ पे नॉन बीजेपी स्टेट है, तमिलनाडु यहाँ पे नॉन बीजेपी स्टेट है। तो वो स्टेट्स, ये जो 14 मिनिस्टर्स हैं या फिर कह लीजिए जो 14 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जीएसटी काउंसिल में, जो कि नॉन बीजेपी स्टेट से आ रहे हैं, ये नॉन बीजेपी स्टेट्स जो कि जीएसटी काउंसिल के अंदर हैं, दे फॉर्म 63% ऑफ द जीएसटी रेवेन्यूज ऑफ द कंट्री एंड 63% ऑफ द जीएसटी 63% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। अब कुल मिला के यहाँ पे ये जो जीएसटी का आपका पूरा का पूरा बेसिस था, वो बेसिस था कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सबसे पहली चीज़ तो ये बोली गई थी कि जो जीएसटी काउंसिल है, इसकी मीटिंग हर क्वार्टर में होनी चाहिए, मतलब हर 3 महीने में एक बार जीएसटी की मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन ये वाली मीटिंग पिछले 6 महीनों से नहीं हुई है, 2 क्वार्टर से मीटिंग हुई नहीं है। जो 14 मेंबर्स हैं नॉन बीजेपी पार्टी के, वो लगातार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के ऊपर बहुत दिन से प्रेशर डाल रहे थे कि भाई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को बुलाओ, और बाकी 17 मेंबर्स मीटिंग बुलाने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे। तो पहला सवाल तो यहाँ पे ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार नॉन बीजेपी स्टेट्स की बात सुन रही है? क्या जीएसटी काउंसिल, जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत पोटेंट एग्जाम्पल माना गया है, क्या वो यहाँ पे बेकार हो चुका है? कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे जब इतने ऑनलाइन मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं, तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को इस हद तक क्यों पोस्टपोन किया जा रहा है? एक सवाल तो यहाँ पे ये उठता है। दूसरा सवाल यहाँ पे, ये जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है ना, इनकी अपनी अलग अलग शिकायतें हैं, स्टेट वाइज शिकायतें। तो आप कह सकते हो कि वेस्ट बंगाल को शिकायत ये है कि इनके मिनिस्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी चल रही आ रही है केंद्र सरकार। ओके, केरला के रिप्रेजेंटेटिव को हो सकता है ये शिकायत हो कि भाई जो गारंटीड जीएसटी कंपनसेशन देने की बात की थी केंद्र सरकार ने, वो हमको मिला नहीं है। बहुत लंबे समय से केरला ने ये डिमांड उठाई है। छत्तीसगढ़ के रिप्रेजेंटेटिव को हो सकता है ये प्रॉब्लम हो कि भाई एक्स्ट्रा बोरोइंग करने के लिए पैंडेमिक के बीच में हमारे ऊपर उल्टी सीधी कंडीशंस लगाई जा रही केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, महाराष्ट्र के और पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ज़बरदस्ती फार्म बिल्स को हमारे ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, दिल्ली की गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई ज़बरदस्ती ये यूनियन टेरिटरी, ये जो दिल्ली का सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर होगी, इस प्रकार के बिल लाके दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की ताकत को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स पे, बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे ये जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वो केंद्र सरकार से नाराज है। अब एक ये जो मुद्दा है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जीएसटी का, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती नजर आ रही है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजाक बन के रह गया है। क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो समय समय पे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई नहीं जाती है, और उसके बाद भी जीएसटी का जो बेसिक प्रीमाइस था उससे ही सरकार पीछे चली गई। जीएसटी का बेसिक प्रीमाइस क्या था कि भाई ओवरऑल हर साल जितना भी स्टेट का रेवेन्यू जा रहा है, उतना स्टेट का रेवेन्यू गारंटीड तरीके से केंद्र सरकार राज्य की सरकारों को देगी और हर साल 14% बढ़ा के देगी। क्या हर साल 14% बढ़ा के दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। एक्ट ऑफ गॉड बोल के पैंडेमिक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र की सरकार ने हटा दी। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो बोला कि ठीक है भाई, हम उधार लेके आपको पैसा दे देंगे, और वो भी रिड्यूस्ड पैसा। तो ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो यहाँ पे हाइपोक्रेसी बन गया है। केंद्र सरकार की हाइपोक्रेसी को यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। ऑथर यहाँ पे केंद्र सरकार की हाइपोक्रेसी के अगेंस्ट बात कर रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि भाई केंद्र की सरकार अपने
जो फेवरेबल स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी स्टेट्स को कम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा टैक्सेशन की पावर्स है और बहुत सारी जो टैक्सेशन की पावर्स है राज्य की सरकारों की वो जीएसटी के थ्रू केंद्र सरकार के पास चली गई और अब केंद्र सरकार बात भी नहीं सुन रही है राज्य की सरकारों की। तो उसके चलते आगे आने वाले समय में किस हद तक ये नॉन बीजेपी स्टेट्स केंद्र सरकार की बात मानेंगे जीएसटी में, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न ये फेल हो चुका है, ऐसा यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। और आगे आने वाले 1-2 सालों में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये जो 17 मेंबर्स रूलिंग डिस्पेंसेशन के हैं और 14 मेंबर्स जो नॉन बीजेपी डिस्पेंसेशन के हैं, ये जो आप कह सकते हो सिनारियो है, ये जो बैलेंस है, ये भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। और अगर कल की डेट में मान लीजिए नॉन बीजेपी स्टेट्स जीएसटी काउंसिल में ज़्यादा आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो इस बात की भी कोशिश करें कि जीएसटी के मैकेनिज्म को हटाओ, जीएसटी काउंसिल को हटाओ, हमारी लोकल टैक्सेशन पावर्स हमको वापस करो। इसके ऊपर भी कल की डेट में आने वाले समय में डिमांड उठ सकती है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, बट होने को यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और अब चलते हैं हम लोग अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ, लूजिंग द वे विद अ मैप। ये एक्चुअली में मैं कहूँगा कि एक बड़ा ही यूनिक आर्टिकल है। यहाँ पे कल्चर मिनिस्ट्री के काम के ऊपर बात की जा रही है। एक्चुअली में कल्चर मिनिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा बात होती नहीं है, ओके, इसको कभी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग एंड रोड मैप, इससे रिलेटेड यूपीएससी में हमेशा एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर बात की जाए तो इंडिया को दुनिया भर में एक कल्चरल पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। दुनिया भर में मतलब कि इंडिया अपने आप को बहुत कल्चरली रिच बनाता है, बताता है कि भाई हमारे पास बहुत सारा आर्ट और कल्चरल हेरिटेज, इस प्रकार की बातें पूरी दुनिया में इंडिया करता घूमता है। इसके लिए अगर एक ऑनलाइन रिसोर्स को खंगाला जाए आर्ट्स एंड कल्चर साहापीडिया को, तो साहापीडिया के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो बजट है ना वो बहुत ही बेकार है। अगर आप बात करो तो पिछले लास्ट डिकेड में जो भी पैसा एलोकेट किया जाता था कल्चर मिनिस्ट्री को वो काफ़ी कम होता था। और पिछले 5 सालों में तो भाई पैसा और कम कर दिया गया। अभी जो रिसेंट बजट आया है उस बजट का केवल 0.07% एलोकेट किया गया है कल्चर मिनिस्ट्री को। 2021-22 बजट में कल्चर मिनिस्ट्री को पैसा दिया गया है 2688 करोड़, 2688 करोड़। और इन 2688 करोड़ के अलावा 4 करोड़ और मिलेगा कुछ इनडायरेक्ट एलोकेशंस के लिए थ्रू। तो आप कह सकते हो कि 2692 करोड़ टोटल पैसा दिया गया है कल्चर को। अब अगर इसको आप कंपेयर करो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ तो एक रफाल जेट आता है 1670 करोड़ का। तो एक रफाल जेट 1670 करोड़ का और टोटल कल्चर मिनिस्ट्री का एलोकेशन लगभग 2690 करोड़ रुपए। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करता क्या क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 3 साहित्य अकेडमीज चलाता है, 70 म्यूजियम चलाता है, 3 नेशनल गैलरीज चलाता है, बहुत सारी नेशनल लाइब्रेरीज और आर्काइव्स चलाता है, ठीक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और कला क्षेत्र जैसे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट देता है, जोनल कल्चरल सेंटर्स को सपोर्ट देता है। और इन सब चीज़ों का सपोर्ट 1.5 रफाल के बराबर समझा जा सकता है। क्योंकि एक रफाल अगर 1670 करोड़ का है तो लगभग 1.5 रफाल के बराबर, यानी लगभग ये जो 2690 करोड़ है, इतना ही एलोकेट किया गया है कल्चर मिनिस्ट्री को। और ये काम कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कल्चर मिनिस्ट्री के अगर एलोकेशन की बात की जाए तो जब पिछली बार पैंडेमिक आया तो भाई ये जो आर्टिस्ट थे, जो आर्टिसेंस थे, जिनका काम बंद हो रहा था, ये भी पैंडेमिक से अफेक्ट हो रहे थे। सरकार ने इनको मदद देने की बजाय कल्चर फंडिंग को 21% से काट दिया। इस पैंडेमिक के समय में चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसी कंट्रीज अपने कल्चरल आर्टिस्ट को, आर्टिसेंस को, कल्चरल खर्चों को ज़्यादा पैसा एलोकेट कर रही हैं, $1 बिलियन रिलीफ के पैकेजेस दे रही हैं। और भारत सरकार क्या कर रही है कि भाई कल्चर को जो भी पैसा एलोकेट किया जा रहा है वो कम किया जा रहा है। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, 30 से 70% वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। मैन पावर की कमी है, खासकर ट्रेन मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है। और जो भी फंड यूजेज है, जो भी फंड एलोकेट किया जा रहा है, बहुत ही रैंडम तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है यहाँ पे। और इसकी वजह क्या बताई गई? इसकी वजह यह है कि हमारी देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव कल्चरल मैप नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव कल्चरल मैप क्या करेगा कि हमारी देश का जो भी इलाका है, जो भी ज्योग्राफी है, और उस इलाकों में, उन ज्योग्राफी में जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी कल्चर से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं और जो भी कल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको आप मैप करो। मतलब आप एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बनाओ जिस डाटाबेस में ये लिखा रहेगा कि हमारे देश के इस इलाके में ये आर्टिस्ट है, ये रिसोर्सेज हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी प्रेजेंट हालत ये है और इनकी प्रेजेंट हालत के लिए हम इनको इतना पैसा एलोकेट कर रहे हैं।
और इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए 2015 में एक मिशन बनाया गया था जिसका नाम था नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग को शुरुआत में अप्रूवल नहीं मिला, 2017 में इसको अप्रूवल मिला, 3000 करोड़ रुपया इसको एलोकेट किया गया। लेकिन आप देखोगे कि 2018-19 में और 2019-20 में केवल 42.78 करोड़ एलोकेट किए गए, जिसमें से खर्च केवल 1.17 करोड़ हुआ। ओके, एक्सरसाइज को करना क्या था कि ब्लॉक लेवल पे आर्टिस्ट को ढूंढना था और इन आर्टिस्ट की ऑनलाइन आप कह सकते हो कि रिपोजिटरी बनानी थी। अब हमारे देश में हर चीज के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार हर चीज के लिए ऐप बना रही है, लेकिन हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को मैप करने के लिए, हमारी नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग के लिए कोई भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा है, कोई भी ऐप यहाँ पे नहीं बनाई जा रही है। अब आप बोलोगे कि कल्चर में मैपिंग करके होगा क्या? कल्चर में मैपिंग करके होगा ये कि जितने भी हमारे कल्चरल रिसोर्सेस हैं, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, आर्टिस्ट हो गए, इनका एक डाटाबेस बन जाएगा। ओके, और इस डाटाबेस में आगे आने वाले समय में मीडिया, रिसर्चर्स, फंडर्स इंफॉर्मेशन लेके कोई प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, खासकर कल्चरल प्रोग्राम को। तो मान लीजिए देश में कोई पुरानी हेरिटेज सिनेमा है जो कि खाली पड़ी है, टूटी फूटी पड़ी है, या फिर कोई ऑडिटोरियम है टूटा फूटा पड़ा है, इसको रेनोवेट किया जा सकता है, वहाँ पे छोटे मोटे कल्चरल प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं और इसके बड़े फायदे होते हैं। कैसे फायदे? तो भाई आप देखो कि यूरोप में जो यूरोपियन कैपिटल्स ऑफ कल्चर प्रोग्राम, इसने ग्लासगो को पिक किया। अभी ग्लासगो एक ऐसा शहर था जहाँ पे क्राइम और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। ग्लासगो के कल्चरल फैसिलिटीज़ को बिल्ड किया गया, रेनोवेट किया गया, वहाँ पे गार्डन फेस्टिवल शुरू किया गया, और आज की डेट में ग्लासगो का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा कल्चर बजट है ब्रिटेन में, जिसके चलते ओवरऑल एज अ सिटी ग्लासगो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। वहाँ पे क्राइम और पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो जिस प्रकार से ग्लासगो डेवलप हुआ है, उस प्रकार से हम अपने देश में भी ऐसी सिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, बट उसके लिए नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, वो इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा। ऊपर से यहाँ पे ऑथर ये बोल रही है कि सरकार उल्टे सीधे काम कर रही है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के अंदर। सरकार क्या बोल रही है? सरकार ये बोल रही है कि भाई हम जब आर्टिस्ट को सपोर्ट देंगे इस नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग के अंदर तो एंटी सोशल एलिमेंट्स कम होंगे। फिर बोला जा रहा है कि भाई आर्टिस्ट वाले प्रोग्राम को स्वच्छ भारत के साथ जोड़ दिया जाएगा, नमामि गंगे के साथ छोड़ दिया जाएगा। फिर एक हमारी संस्कृति हमारी पहचान अभियान चलाया जाएगा कल्चरल अवेयरनेस के लिए। फिर डिज़ाइन फॉर डिज़ायर एंड ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा, जहाँ पे इन आर्टिस्ट को जॉब क्रिएटर की तरह देखा जाएगा, ना कि जॉब सीकर की तरह। टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, डिजिटल लिटरेसी लाई जाएगी, कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, प्रिजर्व की जाएगी फैमिली वैल्यूज़ को, ट्राइबल ट्रेडिशंस को चालू किया जाएगा। तो ये सब सरकार ने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रखी है नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग के अंदर। जबकि ऑथर यहाँ पे ये बोल रही है कि सिंपल तरीके से आप एक प्रॉपर डाटाबेस बना देते उतना भी इनफ था। लेकिन ये जो प्रोग्राम्स अंदर बता रखे हैं सरकार ने कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है, एक प्रॉपर डाटाबेस तक नहीं बना है। तो यहाँ पे बात इस बात की जा रही है कि अगर आप कोई एक स्कीम लेके आ रहे हो तो स्कीम में आपने प्रोविजंस कितने अच्छे बनाए हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने बहुत अच्छे प्रोविजंस इंक्लूड किए हैं, बट उन प्रोविजंस का इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट। आप प्रोविजंस बना दो और उनको इम्प्लीमेंट ना करो तो कोई मतलब नहीं है, वो फिर सिर्फ कागज पे रह जाते हैं, और ये एक प्रॉब्लम बताइए। तो सबसे पहले तो ऑथर यहाँ पे ये बोल रही हैं कि नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग के अंदर आप ज्योग्राफी वाइज आर्टिस्ट और हमारे कल्चरल रिसोर्सेज को मैप करो, उनका डाटाबेस बनाओ, बाकी काम आप बाद में करो। तो इस डाटाबेस के बेसिस पे कम से कम एक होलिस्टिक तरीके से कल्चरल एडवांसमेंट को टैकल तो किया जा सकता है। जितना पैसा एलोकेट किया उतना तो ग्राउंड पे निकालो, बाकी प्रोग्राम तो चलो अब बाद में इंप्लीमेंट करना। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के समय पे अभी कल्चर से रिलेटेड चीज़ों पे किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, बहुत कन्वीनियंटली कल्चर जैसी चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है। तो ये था आर्टिकल। तो ये 5 आर्टिकल्स मैंने डिस्कस किए। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। ओके, आपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।